सभी साथियों को जय भीम। राणा डी गांधी जिन्ना इस बुक की आज की कड़ी में चर्चा करेंगे कि बाबा साहब ने जैसे पिछली कड़ी में कहा, जो महान लोग होते हैं उनके जो वचन हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं और उनके जो है पश्चाताप भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो राणा डे के बारे में उन्होंने कहा कि उनके जो है जो कथन है, विचार हैं वो तो हैं ही, लेकिन उनके पश्चाताप उन्हें कहीं नज़र नहीं आता। उनको पश्चाताप जो है किसी चीज़ का नहीं था इस तरह से, लेकिन होता भी तो किस चीज़ का होता, यदि आज वो जीवित होते तो किस चीज़ का होता। तो उन्होंने कहा जो उदारवादी दल है उसकी जो वर्तमान स्थिति है जो लिबरल पार्टी की, उस पर जरूर आज वो दुखी होते। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? अगर वास्तव में आज भी वो जीवित होते तो उनको ऐसा क्या दुख होता? तो आज की जो वर्तमान जो स्थिति है उदारवादी दल की, उसको देखकर वो जरूर दुखी होते। तो क्यों ऐसा उन्होंने कहा बाबा साहब ने, इस पर जो है आज चर्चा करेंगे कि वास्तव में आज की स्थिति ऐसी उदारवादी दल की क्यों हो गई है। तो ये वो क्या ऐसी घटना है जिस कारण से जो है बाबा साहब ने इस बात को कहा कि आज भी अगर वो होते तो ऐसा जो सोचते कि ये जो है मैं इस कार्य को और करना चाहता, या वास्तव में यह जो स्थिति है उदारवादी दल की ये उनके लिए चिंतनीय विषय है और इस पर वो वास्तव में दुखी भी होते। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो शुरू करते हैं आज के विषय पे। बाबा साहब कहते हैं, भारत में उदार दल की इस समय क्या स्थिति है? उदार दल आहत है। वास्तव में यह बहुत नरम अभिव्यक्ति है। उदारवादी भारतीय राजनीति के तिरस्कारणीय व्यक्ति हैं। नोट्स द्वारा एक अन्य संदर्भ में प्रयुक्त शब्दों में कहें तो उन्हें ना जनता ने अपनाया और ना ही सरकार ने। यहाँ पर बात उदारवादी दल की आ रही है, जो वास्तव में एक राजनीतिक दल नहीं है, जो समाज में सुधार करना चाहते थे, समाज की बुराइयों को दूर करना चाहते थे, समाज की कुप्रथाओं को दूर करना चाहते थे, समाज में भाईचारा लाना चाहते थे, वो उदारवादी दल। और आज जो है अपने दिशा, अपने जो है उद्देश्य से भटक गया। तो वो जो है आज उनके तलवे फिर से चाटने लगा, फिर से जो है जो राजनीतिक दल है उसके पीछे जो है पीछे चल रहा है। तो वास्तव में यह जो स्थिति है वो अपने उद्देश्य को भूलकर कहीं ना कहीं अपने आप को उसने बेच दिया, अपने लक्ष्य को बेच दिया, अपने उद्देश्य को बेच दिया। तो वह जो है आज का जो वो कार्य कर रहा है यह वास्तव में निंदनीय है और सोचनीय है। इस पर जो है वास्तव में राणा डे आज दुखी होते। तो वो ऐसा क्यों? तो इस पर जो आगे कहते हैं कि वास्तव में आज जो उनकी स्थिति है जिसे ना तो जनता ने अपनाया है और ना ही सरकार ने, इन दोनों में से किसी को भी अच्छाई नहीं, क्योंकि किंतु दोनों में बुराइयां बहुत है। एक समय ऐसा था जब उदार दल कांग्रेस का प्रतिद्वंदी था। देखिए स्पष्ट कहते हैं, उदार दल जो कांग्रेस उसमें एक ही दल था भारत में, तो उसका जो प्रतिद्वंदी दल था, आज उदार दल का कांग्रेस के साथ संबंध कुत्ते और मालिक जैसा हो गया है। अब सोचिए कितनी बड़ी उपमा दी कि वो जो है एक तरह से तलवे चाटने वाली स्थिति हो गई। वो कुत्ता बन के जो है उनके यहाँ जो है आज जी हुजूरी कर रहे हैं। कभी कभार कुत्ता अपने मालिक पर भौंकता है, कभी कभार, किंतु अपने जीवन में अधिकांश समय में वह अपने मालिक के पीछे चलने में ही संतुष्ट रहता है। उदार दल कांग्रेस की पूंछ के अलावा और है क्या? वो केवल एक उसकी पूंछ बन के रह गया है। उसका अस्तित्व इतना निरर्थक हो गया है कि बहुत से लोग यह कह रहे हैं कि उदारवादी कांग्रेस में क्यों नहीं मिल जाते, इससे अच्छा तो कांग्रेस में ही शामिल हो जाएं, उदारवादी दल को ही खत्म कर दें। आगे कहते हैं, राणा डे उदार दल के विध्वंस से होने वाले पश्चाताप को किस प्रकार पचा सकते थे, किस प्रकार वो इस चीज़ को मतलब वो इस आघात को झेलते। कोई भी भारतीय किस प्रकार इस पश्चाताप को पचा सकता है? उदारवादियों के लिए उदार दल की विफलता एक अति दुखद घटना है, परंतु देश के लिए वास्तव में यह एक घोर अनर्थ है। एक दल का अस्तित्व लोकप्रिय सरकार के लिए इतना अधिक अनिवार्य होता है कि इसके बिना आगे बढ़ने के संबंध में सोचा ही नहीं जा सकता। अब बात आती है यहाँ पर, अमेरिका के एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने कहा है, अपने संवैधानिक संगठन के किसी भाग की विफलता और लिखित संविधान के एक बड़े भाग के डूबने की कल्पना करना कहीं आसान है, पर राजनीतिक समूहों के बिना आगे बढ़ने की कल्पना करना कहीं कठिन है। वे तो हमारी जीवनदायिनी संस्थाएं हैं। तो वास्तव में किसी दल के नियंत्रण और अनुशासन के बिना मतदाताओं के समूह द्वारा देश पर शासन करने के प्रयास को जेम्स ब्रायन ने इस प्रकार कहा है, यह उसी प्रकार का प्रयास है जैसे कि शेयर धारकों के वोटों द्वारा रेलवे बोर्ड के प्रबंधन का प्रयास करना। क्या ये संभव है? या यात्रियों के वोटों द्वारा चलते हुए जहाज की दिशा बदलना। इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि जन सरकार के लिए जो है दल एक अनिवार्य घटक है, क्योंकि दल तो चाहिए, परंतु इसी प्रकार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जन सरकार के लिए एक दल का शासन घातक होता है। अगर एक ही दल शासन करता रहे और जो है कोई दल बदलने वाला ना हो तो ये बहुत ही घातक है उस देश के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। अगर एक दल ही जो है वहाँ पर संसदीय व्यवस्था है, और आज देखेंगे अमेरिका में जैसे दो दल है तो वहाँ पर एक जाता है एक आता है, ऐसा तो है,
लेकिन सबसे अच्छी अगर व्यवस्था है तो अपने भारत देश में है। वहाँ पर एक छोटे से लेकर बड़े तक जो है, एक मजदूर से लेकर एक जो है किसी भी पद का व्यक्ति और कोई भी देश का नागरिक किसी भी बड़े से बड़े जो है पद पर पहुँच सकता है। वो जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बन सकता है, वह कलेक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ भी बन सकता है, वो बिजनेसमैन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। यानी कि वो एक नीचे से लेकर ऊपर तक किसी भी पद पर जा सकता है, देश का नेतृत्व कर सकता है। तो इस तरह से हमारे देश में जो संसदीय जो प्रणाली है वो सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है। और उस समय जो एक दली की जो बात चल रही थी वो वास्तव में बहुत ही खतरनाक है, घातक है। वो एक दल जो व्यवस्था है वास्तव में यह तो जन सरकार को नकारना है। अब इस संबंध में बात करें तो उदाहरण भी दिए, जर्मनी और इटली का उदाहरण सबसे संगत उदाहरण है। वहाँ तो सर्वसत्तावादी देशों से चेतावनी लेनी थी, कहाँ हम उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए उन्हें अपना आदर्श मान रहे हैं। राष्ट्रीय एकता के नाम पर इस देश में एक दलीय प्रणाली का स्वागत किया जा रहा है, जो कि गलत है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे एक दलीय शासन के दोषों की ओर जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वास्तव में एक दलीय जो है अगर कोई देश बनता है तो एक तरह से तानाशाह बन जाता है, उसमें बहुत से दोष आ जाते हैं और उसकी तरफ जो है यह देश के लोग जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसमें इस बात की गुंजाइश है कि अत्याचार हों और सार्वजनिक कार्यकलापों को गलत दिशा दे दी जाए। एक दलीय जन सरकार को चलने देना लोकतंत्र को परोक्ष रूप से तानाशाही बनने की अनुमति देना है। आप प्रत्यक्ष नहीं, आप प्रत्यक्ष रूप से उसको तानाशाही बनने देने के लिए जो है आप उसको सहमति दे रहे हैं। इसलिए एक दल को जो है आप एक दल से जो देश चलाना चाहते हैं ये पूरी तरह से जो है ये गलत है और तानाशाही जो है अपन को जो आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो बात आती है, बाबा साहब ने स्पष्ट कहा कि भारत में कांग्रेस शासन के अधीन हमारा यह अनुभव रहा है। जब कांग्रेस के शासन एक क्षत्रिय शासन रहा तो उस समय जो है इसका अनुभव हमारे समय में रहा है। एक दल की सरकार के शासन में बहुमत का अत्याचार किस प्रकार जो है एक कोरा अत्याचार नहीं रहता, बल्कि कैसे वह एक जोखिम भरा तथ्य बन जाता है कि कितना अत्याचार बढ़ा। क्या श्री राजगोपालाचारी ने जो हमसे यह नहीं कहा था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग होना अब आवश्यक नहीं रहा है? वो कहते हैं कार्यपालिका न्यायपालिका को एक कर दो, अब जरूरत ही नहीं है, जैसा कि ब्रिटिश शासन में आवश्यक था, जैसा अंग्रेजों के समय में था। क्या यह तानाशाह के मुंह में खून लगने जैसा नहीं है कि अब तो जैसे कहते हैं ना, एक तो तानाशाही थे, एक दली जो है उसको शासन मिल गया, अब वो कह रहे हैं कि जो है न्यायपालिका कार्यपालिका मतलब जो है पूरी तरह से जो है ख़त्म कर दो, अब तो जो कुछ है वो नेता ही चलाएंगे। क्या तानाशाही इसलिए तानाशाही नहीं रहती कि वह निर्वाचित है? तानाशाही इसलिए भी स्वीकार नहीं हो जाती कि तानाशाह हमारे अपने ही भाई बंधु हैं। तानाशाह का चयन यदि चुनाव द्वारा किया जाए तो यह तानाशाही के विरुद्ध गारंटी नहीं है। तानाशाही के विरुद्ध वास्तविक गारंटी यही है कि उसे सत्ता से हटाने के लिए उसका मुकाबला किया जाए, उसे हमेशा डर भी होना चाहिए। कहते हैं ना कि मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, उसे नीचा दिखाया जाए और उसके एक प्रतिद्वंदी दल द्वारा उसे उखाड़ा जाए। प्रत्येक सरकार निर्णय में गलती कर सकती है, कोई भी सरकार हो, बहुत ही बुरा प्रशासन भी दे सकती है, भ्रष्टाचार कर सकती है, अन्याय कर सकती है, दमन कर सकती है, अत्याचार कर सकती है तथा प्रतिष्ठा के कार्य का जो है वह भी कर सकती है। कोई भी सरकार आलोचना से मुक्त नहीं होनी चाहिए, किंतु सरकार की आलोचना कौन कर सकता है? क्या एक साधारण व्यक्ति कर सकता है? वहाँ पर दलों का होना जरूरी। यदि यह बात व्यक्तियों पर छोड़ दी जाए तो आलोचना कौन कर सकता है? सर टॉम्बी यह सलाह दे गए हैं कि किसी व्यक्ति को अपने शत्रु से किस प्रकार निपटना चाहिए। उन्होंने कहा था जैसे ही तुम उसे देखो वैसे ही उसे तुरंत खींच लो और जैसे ही वो खींचो उस पर भयंकर रूप से दहाड़ो। परंतु इस सलाह पर अमल करना उस व्यक्ति के लिए क्या संभव है? आम आदमी के लिए जो सरकार के विरुद्ध लड़ना चाहता है? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध इस भूमिका को सफलतापूर्वक निभा रही हैं। ब्राइस के अनुसार एक तो यह है कि विशाल जनसमूह भाग्यवादी है, व्यक्तिगत प्रयास की महत्ता न होने के कारण उसमें मौन स्वीकृति तथा समर्पण की जो है प्रवृत्ति है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि वे अपने को असहाय समझते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि मनुष्य के कार्यकलापों का संचालन तो बड़ी शक्तियां ही करती हैं और उसकी धारा को व्यक्ति अपने प्रयास से नहीं मोड़ सकता। दूसरे बहुसंख्यकों के अत्याचार की संभावना भी होती है। ऐसे कंडीशन में उन व्यक्तियों का जो बहुमत के पीछे नहीं चलते, प्राय उन्हें उनका जो दमन किया जाता है ऐसे लोगों का कि बेचारे उन्हें दंड भी दिया जाता है और उन्हें अन्य सामाजिक सुविधाओं का जो है जो सामाजिक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस के शासन में हम में से कुछ लोगों को इसका पर्याप्त अनुभव मिल चुका है। तीसरे सीआईडी का भय भी रहता है, क्योंकि वो शासन प्रशासन सभी का जो है दुरुपयोग करते हैं। गेस्टापो तथा अन्य सभी साधन आलोचकों पर निगरानी रखने तथा उन्हें शांत करने के लिए सरकार के पास मौजूद भी होते हैं। तो इस बात आती है, स्वतंत्रता वास्तव में रहस्य है साहस का, और साहस व्यक्तियों द्वारा एक दल के बंध जाने से उत्पन्न होता है। तभी जो है सरकार को चलाने के लिए दल अनिवार्य होता है और एक दल से जो है यह काम नहीं होता। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से।
मिलते हैं अगली कड़ी में। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चर्चाएं जो शेष रह गई हैं लास्ट पड़ाव की तरफ हैं। तो सभी साथियों को जय भीम।